उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। अच्छा। वो अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और मेरे ही महंगे 3 रंगों में छपे लेटर पैड पर पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। ये दृश्य किसी भी इंसान को चौंकाने के लिए काफी है, और यही वो शुरुआती लम्हा है भगवती चरण वर्मा की कालजयी व्यंग्य कथा 6 आने का टिकट का। और ये कहानी सिर्फ एक बिन बुलाए मेहमान की नहीं है। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्मा जी ने अतिथि देवो भव की हमारी महान परंपरा पर एक बहुत ही तीखा और मजेदार कटाक्ष किया है। जी। हम देखेंगे कि एक बेहद शर्मीला मुरव्वत वाला मेजबान और एक उससे भी ज्यादा ढीठ मेहमान जब टकराते हैं तो होता क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के किरदारों की मानसिकता में थोड़ा उतरते हैं। शुरुआत होती है मेहमान राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के हुलिये से। जी। मझोले कद के मोटे आदमी, उबड़ खाबड़ चेहरा, बिल्ली जैसी आंखें और हवा में फहराती हुई चुटिया। ये सिर्फ एक विवरण नहीं है ना? नहीं, ये उनके आत्मविश्वास का या कहूं कि दृष्टता का एक प्रतीक है। किसी और के दफ्तर में उसकी कुर्सी पर बैठकर इतनी सहजता दिखाना ये कोई आम बात नहीं है। सही बात है। लेखक पहली ही पंक्ति से ये स्थापित कर देते हैं कि ये पात्र सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता। वो महंगा लेटर पैड जिसकी कीमत 2.5 पैसे प्रति पन्ना थी, उस पर यूं ही कुछ लिखना। वही तो। ये दिखाता है कि उसे दूसरे की संपत्ति या भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। वो माहौल पर कब्जा करने आया है, इजाजत लेने नहीं। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पहली कोशिश है। और हमारे कथावाचक किशोर जी इस दबाव के आगे तुरंत झुक जाते हैं। वो उन्हें कुछ कहने की बजाय चुपचाप एक तख्त पर बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि शायद किसी कर्मचारी से मिलने आए होंगे। हाँ, और यहाँ तक कि जब वो मेहमान उनसे ही पूछता है कि संपादक किशोर जी कब आते हैं, तो वो अपने पहचान ही छुपा लेते हैं। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ है राम खिलावन की आक्रामकता और दूसरी तरफ है किशोर जी की निष्क्रियता। किशोर जी का ये छोटा सा झूठ कि संपादक शहर से बाहर है, आत्मरक्षा की एक बहुत कमजोर कोशिश थी। बिल्कुल, वो टकराव से बचना चाहते थे। ये भारतीय समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जो मुरव्वत या लिहाज में इतना दबा होता है कि न कहना ही भूल जाता है। लेकिन ये दाव तो पूरी तरह उल्टा पड़ गया। हाँ, राम खिलावन का जवाब सुनने लायक है। वो कहते हैं, खैर दफ्तर तो है यहीं रहूंगा, 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार करूंगा। और साथ में अपना पूरा असबाब भी ले आए, ट्रंक और बिस्तर। मतलब वो तो पूरी तैयारी से आए थे। जी हाँ। ये सिर्फ एक मजेदार संवाद नहीं है, एक तरह की शतरंज की चाल है। किशोर जी ने अपनी चाल चली और राम खिलावन ने उसे मात दे दी। उसका सामान लेकर आना ये साफ करता है कि उसका इरादा सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात का नहीं था। उसने किशोर जी की शालीनता को उनकी कमजोरी की तरह पढ़ लिया था और अब वो उसका पूरा फायदा उठाने वाला था। और फिर पहचान उजागर होने का वो क्षण आता है जब सहकारी श्रीराम आके उन्हें नमस्कार किशोर जी कह देते हैं। इसके बाद राम खिलावन का जो रूप सामने आता है वो और भी दिलचस्प है। वो भक्ति भाव से हाथ जोड़कर अपना परिचय देते हैं और किशोर जी को उनकी पुरानी चिट्ठियों की याद दिलाते हैं। हाँ, और वो याद दिलाना भी क्या खूब है। वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थीं, जिस पर आपने लिखा था कि खो गईं। फिर 12 भेजी तो लिखा कि आंधी में उड़ गई। और 18 भेजी तो कंपोजिटरी साधु बन गया। ये सिर्फ हास्य नहीं है, ये लेखक का संपादन की दुनिया पर भी एक व्यंग्य है ना? बिल्कुल है। संपादक अक्सर ऐसे ही बहाने बनाकर रचनाएं लौटाते हैं। और राम खिलावन उन बहानों को सच मानकर अपनी 24 कविताओं के साथ साक्षात प्रकट हो गया है। वो एक तरह से उन सभी छोटे छोटे सफेद झूठों का चलता फिरता परिणाम है। अब तो किशोर जी के पास मेहमान नवाजी का दिखावा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कोशिश की उसे धर्मशाला में ठहराने की। हाँ, लेकिन राम खिलावन ने वहां चोर बदमाशों का अड्डा बताकर साफ मना कर दिया। और बड़ी चालाकी से कहा कि वो दफ्तर के अतिथि गृह में ही ठहरेगा ताकि किशोर जी की सेवा कर सकें। ये सेवा शब्द। जी, इस सेवा शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन की तकनीक है। वो अपने रुकने को मेजबान पर बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह पेश कर रहा है कि मैं यहाँ रहकर आप ही का फायदा करूंगा। बिल्कुल। इस तर्क के सामने किशोर जी जैसा मुरव्वत वाला आदमी तो पूरी तरह निहत्था हो जाता है। और ये घुसपैठ यही नहीं रुकती। 4 दिन बाद राम खिलावन दफ्तर से निकलकर सीधे किशोर जी के घर पहुंच जाते हैं अपने सारे सामान के साथ। और इसका कारण भी उतना ही शानदार देते हैं। कारण तो अद्भुत है। वो कहते हैं, दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं, आपकी अमृतवाणी में नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। घर का भोजन मिलेगा। ये तो चापलूसी और स्वार्थ का क्या कहूँ
अद्भुत मिश्रण है, कोई कैसे मना करे। और कथावाचक खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करते हैं, वो नर नहीं कह सकते। तो रामखेलावन उनके निजी अतिथि बनकर घर पर जम जाते हैं। यहाँ तक कि रोज दफ्तर जाने के लिए ट्रेन का किराया भी किशोर जी को ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के आते ही रामखेलावन उनकी तरफ देखने लगते थे। जी, ये एक बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खेल है। बिना एक शब्द कहे सिर्फ एक नजर से अपनी बात मनवा लेना, ये दिखाता है कि रामखेलावन इंसानी मनोविज्ञान को कितनी अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि सार्वजनिक रूप से कोई भी व्यक्ति किराए जैसी छोटी चीज के लिए तमाशा नहीं करना चाहेगा, खासकर जब वो मेजबान की भूमिका में हो। सही बात है। इसके बाद मामला और भी बढ़ जाता है जब रामखेलावन कलकत्ता घूमने के लिए किशोर जी का मासिक ट्रैम टिकट ही मांग लेते हैं। किशोर जी के मना करने पर कि वो पकड़ा जाएगा, वो तर्क देता है कि जब आपके दफ्तर के सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं क्यों पकड़ा जाऊंगा। ये मेहमान और मेजबान के रिश्ते का पूरी तरह से उल्टा हो जाना है। अब मेहमान मेजबान के संसाधनों पर अपना हक जता रहा है। और किशोर जी की हालत देखिए, इस एक मेहमान से बचने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले दिन 10 आने का नुकसान, दूसरे दिन झूठ बोलने पर 12 आने का। अंत में उन्हें अपने ही दफ्तर में चोरों की तरह छिपकर अपने कर्मचारियों को टिकट देना और लेना पड़ रहा है। एक बिन बुलाए मेहमान ने मेजबान को अपने ही जीवन में एक अजनबी बना दिया है। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब इतवार के दिन किशोर जी झल्ला कर रामखेलावन को बार घुमाने से मना कर देते हैं और नौकर को 1 रुपया देकर 2 6 आने वाले टिकट लाने को कहते हैं। लेकिन रामखेलावन अपनी मर्जी चलाते हुए एक ही टिकट मंगवाता है और अकेले घूमने निकल जाता है। और निकलने से पहले का नाश्ता भी याद रखने लायक है। हाँ, 4 टोस्ट, छटांग भर मक्खन और पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आम। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। वो जानता है कि उसे दिन भर बाहर रहना है और वो मेजबान के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके निकलना चाहता है। दिन बीत जाता है। रात को जब किशोर जी घर लौटते हैं तो रामखेलावन वहां नहीं होते। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जी, जो मेहमान अब तक एक बोझ था, उसकी गैर मौजूदगी किशोर जी को परेशान करने लगती है। उन्हें चिंता होती है कि कहीं वो किसी बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए। ये मानवीय स्वभाव की बहुत गहरी परत है जिसे लेखक ने छुआ है। किसी के साथ लगातार रहने से, चाहे वो रिश्ता कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, एक अनकहा सा जुड़ाव हो ही जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। रामखेलावन की अनुपस्थिति घर के सन्नाटे को और बढ़ा देती है। और किशोर जी के मन में जो झुंझलाहट थी, वो अब चिंता और शायद थोड़ी ममता में बदल रही है। और फिर रात के 3 बजे भवानीपुर थाने से वो फोन आता है। हाँ, खबर मिलती है कि रामखेलावन उनके पास है और वो पिए हुए हैं। ये सुनकर तो किशोर जी पर जैसे आसमानी टूट पड़ता है। जो थोड़ी बहुत सहानुभूति या चिंता पैदा हुई थी, वो इस खबर से एक झटके में निराशा और शर्म में बदल जाती है। वो 5 रुपए देकर उन्हें छुड़ाकर घर लाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आनी थी। रामखेलावन घर आकर रोते हुए कसम खाते हैं कि उन्होंने शराब नहीं पी, और फिर वो जो अपनी आप बीती सुनाते हैं, वो इस कहानी का सार है। वो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, आज 6 आने के टिकट ने मुझे मार डाला। और फिर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस 6 आने के टिकट का पूरा पैसा वसूल करने की ठानी। ये पैसा वसूल मानसिकता पर एक शानदार व्यंग्य है। दिन भर कलकत्ता के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते रहे, टालीगंज, बालीगंज, खिदरपुर, श्याम बाजार, सब कुछ। रामखेलावन के लिए वो टिकट सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, वो एक निवेश है जिस पर उन्हें अधिकतम रिटर्न चाहिए। उनकी खुशी घूमने में नहीं, बल्कि टिकट की कीमत से ज्यादा की यात्रा करने के गणित में है। और उनका गणित ही उन्हें ले डूबता है। बिल्कुल। रात 10 बजे वो हिसाब लगाते हैं कि 6 आने के टिकट से वो 1 रुपया 12 आने का घूम चुके हैं, पर उन्हें 1.5 रुपए का घूमना था। फिर उन्हें ख्याल आता है कि 2 आने का नाश्ता भी तो घूमने में ही खर्च हुआ, तो कुल खर्च 8 आने हुआ। तो अब उन्हें 2 रुपए का घूमना चाहिए था। ये तर्क अपने आप में अद्भुत है। ये पूरी तरह से अतार्किक है, लेकिन इसकी अपनी एक आंतरिक लॉजिक है। ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच को दिखाता है जो जीवन के हर पहलू को लागत और मुनाफे में तौलता है। उसका लक्ष्य आनंद नहीं, बल्कि सौदेबाजी में जीतना है। और इसी जीत की धुन में वो बेल्डेचिया की आखिरी ट्रैम पकड़ लेते हैं। और वहां जाकर वो फंस जाते हैं। रात के 11 बजे कोई वापसी की ट्रैम नहीं, जेब में पैसे नहीं। फिर शुरू होती है 9 मील की पैदल यात्रा। थकान, भूख और प्यास से उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जब पुलिस वाला उन्हें और पुलिस वाले उन्हें नशे में समझकर थाने निदोकते हैं, तो उनका नशा शराब का नहीं था,
नहीं। वो थकान का, भूख का और अपनी विचित्र गणित में उलझ जाने का नशा था। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही हास्यपूर्ण स्थिति पैदा की है जो असल में बहुत त्रासद भी है। रामखिलावन अपनी ही कंजूसी और हिसाब किताब का शिकार हो जाता है। जी हाँ। पूरी कहानी सुनकर किशोर जी मुस्कुराते हैं। उन्हें शायद अपने मेहमान की इस विचित्र ईमानदारी पर तरस भी आता है और हंसी भी। वो उसे सलाह देते हैं कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि शायद अब इस मेहमान से छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन कहानी का अंत ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। रामखिलावन बड़ी सहजता से कहता है, बात तो ठीक है, लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं कह गए थे कि 15 दिन में लौटेंगे तब साथ ले जाएंगे। 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब चला जाऊंगा। और कहानी की आखिरी पंक्ति है कि इस बात को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वो रिश्तेदार अभी तक नहीं लौटे हैं और किशोर जी का घर अभी भी आबाद है। मतलब कोई अंत नहीं है, ये चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल। रामखिलावन जैसे लोग हमेशा एक और बहाना, एक और रिश्तेदार तैयार रखते हैं। उनका जाना कभी तय नहीं होता। ये कहानी एक कभी ना खत्म होने वाली स्थिति पर जाके रुक जाती है। ये दिखाती है कि शराफत और मुरव्वत की एक कीमत होती है, और अगर उसकी सीमा तय ना की जाए तो दूसरे उसका अंतहीन फायदा उठाते हैं। रामखिलावन कोई खलनायक नहीं है, वो बस एक ऐसा इंसान है जो व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाना जानता है। और किशोर जी की शराफत ही इस कहानी में सबसे बड़ी कमजोरी है। सही बात है। तो ये कहानी हमें हंसाती जरूर है, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में मुरव्वत और आत्मसम्मान के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शालीनता निभाने के चक्कर में हम भी अनजाने में किसी रामखिलावन को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सूचना मिल जाए।